हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टॉमर्स कॉमर्स इंस्टीट्यूट। तो आज मैं आपको इंडियन बैंकिंग सिस्टम के बारे में करवाने जा रहा हूँ। ये नेट एस्पेक्ट से तो बहुत इम्पोर्टेंट है, साथ में बैंकिंग और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप देख पाएंगे ये चैप्टर जो है इंडियन बैंकिंग सिस्टम का काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम पे अभी हम बात करने जा रहे हैं। तो देख पाएंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंडिया में बैंक का रोल या फाइनेंशियल सिस्टम में इंडिया का बात करूं, तो हमारे यहाँ पे जो इंडिया में बैंक का जो स्टेज है वो तीन स्टेज में इसको डिवाइड किया गया है। पहला जो स्टेज है हमारा, वो हमारा इंट्रोडक्टरी स्टेज है, इंट्रोडक्शन स्टेज है। दूसरा हमारा नेशनलाइज स्टेज है और तीसरा परफॉर्मिंग स्टेज है। तो अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं इंट्रोडक्टरी या इंट्रोडक्शन स्टेज में क्या हुआ, उस समय हमारे यहाँ पे बैंक फॉर्म हुई थी। उस समय हमारे यहाँ पे बहुत सारे बैंक फॉर्म हुए थे। तो उसको इंट्रोडक्शन स्टेज बोलते हैं। और उसके बाद 19 से ये जो पीरियड था, ये 1770 से लेकर 1969 तक बहुत सारे बैंक जो फॉर्म हुए थे, इसको इंट्रोडक्शन स्टेज के फॉर्म में नाम से बोला जाता है। और दूसरा जो हमारा जो था वो नेशनलाइज स्टेज जो था हमारा 1969 से लेकर 1991 तक, इसमें इसमें नेशनलाइजेशन स्टेज किया गया है, नेशनलाइज स्टेज किया गया। नेशनलाइज मतलब क्या होती है, नेशनलाइजेशन मतलब क्या होता है? जैसे कि प्राइवेटाइजेशन का आप डेफिनेशन जानते होंगे, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप गवर्नमेंट टू प्राइवेट पर्सन इन प्राइवेट हैंड। ये हमारा प्राइवेट का होता है। तो नेशनलाइजेशन का जस्ट का अपोजिट होता है। जो हमारे यहाँ पे जो प्राइवेट बैंक था उसको गवर्नमेंट ओनरशिप मिल गया, तो उसको हम नेशनलाइज स्टेज कहते हैं। तो हमारे हमारे यहाँ पे जो 14 उस समय जो प्राइवेट कमर्शियल बैंक था, इनको हम गवर्नमेंट के फॉर्म में लाए, गवर्नमेंट का ओनरशिप आया, तो इनका नेशनलाइजेशन हुआ, नेशनलाइज के स्टेज में ये आया। और मैं अगर 1991 की बात करूँ, जो हमारा तीसरा स्टेज है परफॉर्मिंग स्टेज, इसमें क्या हुआ कि हमारा तीसरा स्टेज जो है, इसमें जैसे आपको पता होगा जो हमारा 1991 में यहाँ पे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बना था। एनईपी जो था हमारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, हाँ, न्यू न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बना था। तो उस समय क्या हुआ था, तीन था प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन को किया गया, रिवलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये तीनों को ये किया गया था उस समय। तो बेसिकली ये जो 1991 है, तो हमारे कंट्री में न्यू इकोनॉमिक जो पॉलिसी आया हुआ था, तो उसी के रिगार्डिंग ये था। उस समय क्या हुआ, बहुत सारे रिफॉर्म्स आए बैंक्स में, बहुत सारे, तो वो अभी हम आगे देखेंगे कमिंग चैप्टर्स में। तो बेसिकली क्या है कि जो हमारे यहाँ कॉमर्शियल बैंक है, इसको रेगुलेट जो करती है बैंकिंग रेगुलेटरी एक्ट, जो रेगुलेशन एक्ट है या रेगुलेशन एक्ट 1949 है। जिसका पहले जो नाम था वो हमारा बैंकिंग कंपनी एक्ट था, बट इसको अमेंड कर दिया गया 1 मार्च 1966 में, और इसका नाम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 किया गया। तो ये कमर्शियल बैंक हमारे प्राइवेट बैंक भी हो सकते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी हो सकते हैं। तो हमारा ये था। अब बेसिकली क्या होता है कि अगर मैं बात करूं, जो हमारे हमारे यहाँ कमर्शियल बैंक को या बैंकिंग सिस्टम को हमारे इंडिया में देखते हैं, वो आप सभी लोग कहेंगे कि भाई आरबीआई। तो आरबीआई जो है हमारा, आरबीआई जो है हमारी, ये तो मेन रेगुलेटर है ही है। बट उसके साथ और भी कई बॉडी है जो उसको एडवाइजरी करता है या उसके लिए थिंक टैंक का काम करता है। तो मैं बात करूं तो इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन जो है हमारा 1946 में फॉर्म हुआ था। ये एडवाइजरी बॉडी का ये काम करता था, और ये टेक्निकल और लीगल एडवाइस ये किया करता था बैंक के लिए। और उसके बाद ये जो एनआईबीएम है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बैंकिंग मैनेजमेंट, 1969 में ये थिंक टैंक का काम करता था इंडियन बैंकिंग सिस्टम के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिकली हम लोग आरबीआई के बारे में अभी पूरे विस्तार में पढ़ेंगे सेकंड वीडियोज में, पूरा वो मैं आरबीआई पे ही बनाने जा रहा हूँ। बस जो आईबीए जो है हमारा एडवाइजरी बॉडी का काम करता है, टेक्निकल और लीगल एडवाइस देता है, इसमें प्रोसीजर और प्रैक्टिस में, बैंकिंग प्रोसीजर और प्रैक्टिस पे ये बात करता है। तो हाँ, तो और जो एनआईबीएम जो है ये हमारा, ये थिंक टैंक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ये बैंकिंग मैनेजमेंट 1969, ये हमारा थिंक टैंक का काम करता है। तो ठीक है, अब हम सेकंड पेज पे जैसे हम पहुंचते हैं, तो फेज वन पे अगर बात करें, जो हमारा इंट्रोडक्शन स्टेज था या इंट्रोडक्टरी स्टेज जो था हमारा, तो 1770 में जो हमारा यहाँ पहला बैंक आया था, उसका नाम बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बात करूँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है।
थोड़ा सा टर्टल से लिखने में थोड़ा इशू आता है इसमें। तो ये हमारा बैंक ऑफ हिंदुस्तान था जो लिक्विडेट हो गया 1829 और से 1832 के बीच में, जो लिक्विडेट हो गया, फेल हो गया मतलब हमारे। और ये 1776 में हम 1776 में हमारे यहाँ जनरल बैंक ऑफ इंडिया था जो कि लिक्विडेट हो गया हमारे यहाँ 1791 में। उसके बाद हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी जो था, हमारे जो ब्रिटिशर्स जो थे वो कंपनी के फॉर्म में आए थे। अगर आपको अगर पॉलिटिकल के बारे में पता हो, हिस्ट्री के बारे में पता हो इंडिया का, तो उन्होंने तीन अपने ट्रेड को बेनिफिट करने के लिए, अपने ट्रेड में मॉनेटरी सिस्टम को इन्वॉल्व करने के लिए इन्होंने तीन बैंक फॉर्म किया। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, जिसको प्रेसिडेंसी बैंक कहा गया। आगे हम देखेंगे इंपीरियल बैंक के बारे में भी। तो आप देखेंगे ये जो हमारा बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, ये तीनों प्रेसिडेंसी बैंक, आगे जाके ये तीनों को प्रेसिडेंसी बैंक कहा जाता था। ये पूछा भी जा सकता है, इंपॉर्टेंट भी है कि प्रेसिडेंसी बैंक कौन सा बैंक है हमारा। इनका जब ये मर्ज हुआ 1921 में, तो 1921 में मर्ज हुआ तो इसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा गया, जो हमारे यहाँ पे क्वासी क्वासी सेंट्रल बैंक का भी रोल प्ले करता था। जो हमारे यहाँ पे क्वासी सेंट्रल बैंक का भी रोल प्ले करता था। बट क्वासी मतलब, अगर आप जानना चाहेंगे, क्वासी जो वो फुल नहीं हो, मतलब कि जिसको परमिशन दे दिए, मतलब हाँ, वो एग्जैक्ट एग्जैक्ट सेंट्रल बैंक का नहीं करता था। क्वासी मतलब एक तरह से आधा होता है, आधा सेंट्रल बैंक का वो करता था। बहुत से में इशू किया गया, बहुत सारे जो हमारे पास जो नेशनलाइज्ड बैंक हुए, तो उनको इशू ये बहुत सारे जो बैंक से उनको ये इशू आ रहा था कि भाई हम इनकी बात को क्यों माने। बहुत सारे प्राइवेट बैंक ये, क्योंकि ये तो अपने आप को बेनिफिट करने के लिए लॉज वगैरह बनाएंगे, तो हम इनकी बातों को क्यों फॉलो करें। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ये क्वासी सेंट्रल बैंक को हमारे यहाँ पे इंपीरियल बैंक ऑफ किया जाता था, और बाद में इसको रीनेम किया गया एसबीआई के नाम पे। बाद में इसको रीनेम किया गया एसबीआई के नाम पे। तो अब 1960s में उसके बाद एसोसिएशन ऑफ जो एसबीआई जो था हमारे यहाँ पे, और एसोसिएशन ऑफ एसबीआई जो बैंक ऑफ स्वराज था, जो कि 19 बैंक ऑफ स्वराज जो था 2008 में, और बैंक ऑफ इंदौर 2010 में, ये दोनों का मर्जर हो गया एसबीआई के साथ। तो ये बैंक एसबीआई का ही पार्ट, ये दोनों बैंक जो एसबीआई का ही पार्ट हो गया। और 1 अप्रैल 2017 में जो एसबीआई का 5 एसोसिएट अलॉन्ग विद ये भारतीय महिला बैंक, इनका मर्जर हो गया। तो अब हम इलाहाबाद, जो सबसे पहले अगर बैंक की बात करें इंडिया में, जो इंडियन में जो इस्टेब्लिश किया गया था, वो इलाहाबाद बैंक था 1965 में। 1894 में पंजाब नेशनल बैंक हुआ था, और 1906 टू 1913 के बीच में इतने सारे बैंक्स हुए थे। तो उसके बाद हमारे पास जो है, अगर मैं 1 अप्रैल 2017 से पहले बात करूं, 1 अप्रैल अभी में आपने देखा होगा, 1 अप्रैल 2017 में ये जो हमारे यहाँ एसबीआई का जो ये 7 एसोसिएट ऑफ एसबीआई जो है, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र और स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का मर्जर हुआ। फिर एसबीआई और उसका 5 एसोसिएट उसके बैंक ऑफ भारतीय महिला बैंक, ये मर्ज एक दूसरे में किए। तो उसके बाद अगर हम बात करें, तो 1 अप्रैल 2017 में, तो हमारे पास जो टोटल जो पब्लिक सेक्टर बैंक रिमेनिंग हो गया वो 27 हो गया, 27 हो गया। तो इसमें 19 जो थे वो नेशनलाइज थे, और 5 जो थे एसबीआई और एसबीआई एसोसिएट, जैसे स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, इस टाइप का जो था हमारे यहाँ पे। और 2 बैंक जो थे हमारे यहाँ पे वो आईडीबीआई और इससे पहले की मैं बात करूँ 1 अप्रैल 2017 से पहले, तो आईडीबीआई और भारतीय महिला बैंक जो था हमारा। बट 1 अप्रैल 2017 के बाद जो हमारे जो बैंक है, ये नंबर्स इनका 21 हो गया। जो 27 से इनका जो नंबर्स हो गया, ये 21 हो गया। ये इनका नंबर जो है ये 21 हो गया। इसमें क्या हुआ कि हमारे पास जो नेशनलाइज बैंक हो गए, 19 नेशनलाइज बैंक रिमेनिंग हो गए, बाकी सबका मर्जर हो गया। जैसे आपने देखा होगा 27 में एसबीआई और 5 एसोसिएट मर्ज हो गए। तो ये 5 ये मर्ज हो गए। उसके बाद आईडीबीआई और भारतीय महिला बैंक भी मर्ज हो गए। तो ये अब देख पाएंगे
उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास 21 बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक हो गए, उसमें से 19 नेशनलाइज्ड बैंक रह गया, एक एसबीआई और एक आईडीबीआई। तो ये हमारे पास टोटल 21 पब्लिक सेक्टर बैंक हमारे पास रह गए। बट ऑन 21 जनवरी 2019 आईडीबीआई का जो मेजर जो शेयर्स जो था, और शेयर्स एक तरह से ओनरशिप होता है, तो वो एक्वायर किया गया एल आई सी के द्वारा। तो एल आई सी ने इनका इनका शेयर्स को एक्वायर कर लिया। तो आफ्टर दैट आरबीआई ऑन 14 मार्च 2009 आईडीबीआई जो ये प्राइवेट सेक्टर बैंक ऐसे ट्रीट होने लगा। तो फिर हमारे पास जो हमारे पास जो बैंक बचे वो 21 बैंक रह गए, सॉरी 20 बैंक रह गए। इसमें 19 तो नेशनलाइज्ड बैंक और एक एसबीआई। एसबीआई को आप देख पा रहे होंगे कि हम हमेशा अलग से कर रहे हैं, क्योंकि एसबीआई का अलग नॉर्म्स है। एसबीआई का अपना रूल्स और रेगुलेशन है जो उसको रेगुलेट करती है, इसलिए एसबीआई को हम लोग अलग से ले रहे हैं। उसके बाद 1 अप्रैल 2019 की अगर बात करें, 1 अप्रैल 2019 में जो विजया बैंक और देना बैंक है, ये मर्ज हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। ये बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ ये मर्ज हो गया। उसके बाद 17 बैंक और एसबीआई मिलके 18 बैंक हो पाए, क्योंकि इसमें अब नंबर्स तो घट जाएंगे, दो बैंक का नंबर फिर घट गया हमारा। तो ये दो इससे माइनस होंगे, 19 - 2, तो ये हमारे पास 17 बचेंगे, और प्लस एसबीआई, तो हमारे पास 18 बैंक हो पाए, इंडिया में रह गए। फिर ऑन 30 अगस्त 2019 फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन मर्जर अनाउंस की 6 पब्लिक सेक्टर बैंक की विद 4 बेटर परफॉर्मिंग एंकर बैंक, जो कि अच्छा काम कर रहे हैं। सबक्वेंसेस द नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक रिड्यूस 11+1 एसबीआई की। तो अब देखिएगा, जो निर्मला सीतारमन जो है, ये 6 पब्लिक सेक्टर बैंक का ये 4 बेटर परफॉर्मिंग बैंक को इनके साथ मर्जर का इन्होंने अनाउंस कर दिया। हमारे पास जो नंबर्स ऑफ बैंक हो गए 27 से ये 12 हो गए। अभी हमारे पास 27 की अगर मैं बात करूँ, तो अभी देखते हैं अर्लियर 1 अप्रैल 2017 में हमारे पास 27 बैंक थे। अब ये जो नंबर जो 27 बैंक से ये नंबर्स हो गए, ये हमारे पास 12 हो गए। जो अब कैसे 12 हो गए, और उसके बाद फिर अब अमलगमेशन हुआ। उसके साथ क्या हुआ कि 1 अप्रैल 2020 में कैनरा बैंक के साथ सिंडिकेट बैंक मिल गए। ये इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक में आ गए, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया, ये दोनों मिलके पंजाब नेशनल बैंक हो गए। मतलब ये आप देख पाएंगे जो इन दोनों का मतलब कि सिंडिकेट बैंक कैनरा बैंक के पार्ट हो गया। जो सिंडिकेट बैंक का अकाउंट होगा वो कैनरा बैंक के पास आ गया, इलाहाबाद बैंक इंडियन बैंक के पास आ गया, ओबीसी और ओरिएंटल बैंक का पंजाब नेशनल बैंक के साथ आ गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया तो ये आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक के साथ आ गया। तो ओबीसी का फुल फॉर्म ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स देख पाएंगे। तो ये हमारा बैंकिंग का सिनेरियो था। अगर हम बैंकिंग की और भी अगर हम बात करें, तो ये तो हमारा बैंकिंग का अभी तक का मर्जर था। तो होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। मैं वीडियो ज़्यादा लंबा ना करूं, क्योंकि हमारे पास कुछ और भी है। मैं बैंकिंग का फंक्शन पे बात करने जा रहा था कि बैंकिंग कैसे फंक्शंस करती है, उसमें मैं बात करने जा रहा था, बट मुझे लग रहा है ये ज़्यादा हो जाएगा। बट फिर भी आप एक समझ लें, ये जो कमर्शियल बैंक है हमारा जो आरबीआई है, तो ये पब्लिक से पैसे लेती है एनडीटीएल के फॉर्म में और का फिक्स डिपॉजिट रेकरिंग डिपॉजिट के नाम पे। और उसके बाद अदर्स मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इनको कवर करूँगा आरबीआई के साथ। तो अभी आप तक होप सो मुझे लगता है कि अभी तक बैंक का मर्जर जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसलिए ये मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। ये वीडियो अब मुझे लगता है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, जो भी अगर बैंकिंग या जनरल कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं नेक्स्ट वीडियो बैंकिंग का कल मैं बना आपके लिए लाऊंगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आपको कॉमर्स से रिलेटेड यूजीसी नेट कॉमर्स सिस्टम के रिलेटेड आपके पास वीडियो तरह तरह का पहुंचते जाए। थैंक यू दोस्त।